हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने क्या पढ़ा था कि प्राय कंस्ट्रक्टर के जितने भी टाइप्स हमने पढ़ लिया था, राइट। आज मैंने बोला था कंस्ट्रक्टर का और एक छोटा सा टॉपिक है, वो कवर कर लेंगे। और कंस्ट्रक्टर का एक ऑपोजिट टाइप होता है, दैट इज डिस्ट्रक्टर, वो भी हम कवर कर लेंगे। इससे हम जितना भी कंस्ट्रक्टर के रिलेटेड जितना भी है वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अभी तक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज, कॉपी, प्राइवेट एंड स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, राइट। आज हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है। उसको कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी बोलते हैं। तो देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, डायरेक्ट हम जाते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। प्रैक्टिकल करके आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्लास बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग दे देते हैं, ठीक है। अपने इजीली याद रहेगा, उसको चेनिंग भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर चेनिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, दोनों का मतलब सेम है। ऐड कर लेते हैं। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कल हमने बनाया था, इसको क्लोज कर देते हैं। ये थोड़ा सा सिमिलरिटी आपको किससे लग रहा होगा, मेथड ओवरलोडिंग, राइट। तो मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है एग्जैक्टली वही है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और उन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो मेथड ओवरलोडिंग वाला क्लास खोल लेते हैं। देखो इसमें हम क्या करते थे, मेथड ओवरलोडिंग आपको अगर याद होगा, हम इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स भेजते थे। करेक्ट, डिफरेंट नंबर, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट ऑर्डर्स। करेक्ट। तीनों तरीके से हम ये डिफरेंट मतलब ओवरलोडिंग अचीव कर सकते थे, तो वैसे ही। बट यहाँ पे क्या होता था, मेथड ओवरलोडिंग में आप मेथड को ओवरलोड करते थे। करेक्ट। मतलब एक मेथड में दो पैरामीटर, एक मेथड में तीन पैरामीटर। करेक्ट। तो वैसे ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में हमारे पास क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो उसमें हम डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स भेज सकते हैं, उससे हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं। तो मान लो एक हम क्या बनाते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। इसमें कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम के साथ सेम होना चाहिए। कॉपी कर लो। ये हो गया कंस्ट्रक्टर। पहले वाले कंस्ट्रक्टर में मैं क्या करता हूँ, पास कर देता हूँ दो पैरामीटर, इंट num1 कॉमा इंट num2। इसमें दो पैरामीटर पास कर दिया। और इसमें मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन num1 प्लस num2। ठीक है। ये हो गया हमारा एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और एक वही कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। बट उसमें हम पैरामीटर अलग रखेंगे। देखो सेम पैरामीटर्स रख रहा हूँ तो एरर दे रहा है, क्योंकि ये भी सेम ये भी सेम, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पे अगर तीन पैरामीटर कर दोगे तो वो एरर चला जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे प्लस करके num3 कर दो। तो आपको समझ आया कैसे हम ओवरलोडिंग अचीव कर रहे हैं। मेथड ओवरलोडिंग में एक मेथड के अंदर हम डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स भेज रहे थे। यहाँ पे बस वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे दो पैरामीटर्स, यहाँ पे तीन पैरामीटर्स, बट मेथड की जगह हम किसको यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे, तो वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर चेनिंग हो जाएगा। अभी बना के देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाते ही कॉल हो जाएगा। तो एक बार कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या नाम था हमारा कंस्ट्रक्टर का, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, क्लास का नाम था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है। बट इसमें हमें पैरामीटर्स देना होगा। हमारे पास ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है जिसमें एक भी पैरामीटर नहीं हो, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास है नहीं। हमारे पास दोनों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही है, दोनों के दोनों। एक में दो पैरामीटर्स जा रहे हैं, एक में तीन पैरामीटर्स जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ पैरामीटर्स भेजना पड़ेगा, इधर दो पैरामीटर्स या तो तीन पैरामीटर्स देना पड़ेगा। दो भेजेंगे तो दो वाला पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तीन भेजेंगे तो तीन पैरामीटर्स भेजेंगे तो तीन वाला कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो इसमें मैं टू एंड थ्री पास कर लेता हूँ, तो ये किसको कॉल करेगा, ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, क्योंकि इसमें दो पैरामीटर्स है। ठीक है।
तो और इसमें अगर 3 भेज दोगे तो 3 वाले को कॉल कर लेगा। करेक्ट। तो एक बार रन करके देखते हैं। ये 2 एंड 3 क्या हो रहा है, यहाँ पे आएगा, 2 एंड 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रिंट हो जाएगा 2 + 3। कंसोल डॉट राइट लाइन से क्या होता है, कंसोल में प्रिंट होता है। तो 2 एंड 3 पास करें, उन दोनों का सम हम प्रिंट कर रहे हैं, तो देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। 5 प्रिंट हो गया, 2 + 3 5। और यहाँ पे अगर आप 3 भेज दोगे, 3 पैरामीटर्स, 2 + 3 + 9 भेज दो, तो 9 + 3 12 + 2 14 आना चाहिए। और ये कौन सा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये वाले को। क्यों? क्योंकि इसी में ही 3 पैरामीटर्स एक्सेप्टेड है और उनका सम को हम प्रिंट करें। तो देखते हैं 14 आना चाहिए। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो मेथड ओवरलोडिंग है वही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। जस्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स भेजते हैं, वहाँ पे मेथड में डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स भेजते हैं। ठीक है। तो इसका नाम कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी है, तो ये याद रख लो। और आज का दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है, तो दूसरा एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, डिस्ट्रक्टर। इसके साथ हमारा कंस्ट्रक्टर का जितना भी इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकते थे वो सारा कवर हो जाएगा। डिफरेंट, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर चेनिंग, एंड व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। तो अभी पढ़ते हैं हम डिस्ट्रक्टर। और एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे। मतलब आपको समझ गया ना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्यों यूज होता है, कैसे तो यूज होता है वो आपने देख लिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर बेस के आप डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में पास करते हो। और क्यों यूज होता है, जब आप कोई क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करोगे, कंस्ट्रक्टर क्यों होता है, क्लास के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, राइट। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों यूज होता है, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो उसी टाइम पैरामीटर के थ्रू आप क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हो, क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हो। तो आप अगर 2 भेजोगे तो 2 वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगा और उसके अंदर जितने भी डेटा मेंबर है उसको इनिशियलाइज कर देगा। 3 भेजोगे तो 3 टाइप का एक कंस्ट्रक्टर है, 3 आर्गुमेंट वाला एक कंस्ट्रक्टर है, तो उसके अंदर जितने भी डेटा मेंबर है उनको वो इनिशियलाइज कर देगा। मतलब मैंने आपको यहाँ पे क्या सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन करके दिखाया। बट आप क्या कर सकते हो, अगर जो एक्चुअल कंस्ट्रक्टर का यूज होता है उसको अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, मान लो कि आपने यहाँ पे नॉम, और मान लो कि आपने यहाँ पे N1 N2 N3 ऐसा करके दिया है, और इन्हीं तीनों को आपको इनिशियलाइज करना है ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसी टाइम ही आप कंस्ट्रक्टर का यूज करते हो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। बस ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट क्यों आ जाएगा, आपको 2 यूज करना है तो आप इस मेथड को, इस वाले कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हो, तीनों को एक एट ए टाइम यूज करना है तो इसको यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मतलब जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तब इन दोनों में डेटा पास करोगे और वही डेटा आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। इन वन में आपका आ जाएगा num1, और इन टू में आपका आ जाएगा num2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप डेटा मेंबर को, क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं इनको ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम आप इनिशियलाइज कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे अगर 2 को करना है तो ये वाला कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप इनिशियलाइज कर सकते हो, 3 को करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो यही है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यूज। ठीक है। यहाँ पे है तो num1 एंटर, num2 एंटर, num3, तीनों वेरिएबल को एट ए टाइम अगर इनिशियलाइज करना है तो ये वाला कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हो। ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वही है, जस्ट इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है। कि इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता था, आप जितने पैरामीटर्स का कंस्ट्रक्टर बनाते हो उतना ही डेटा मेंबर वो करते हो, इनिशियलाइज करते हो। इससे आपको एक लेवरेज मिलता है ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब रन टाइम में जब यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस में आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, उसी टाइम आप डिसाइड करते हो कौन सा कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, by deciding their number of parameters, how many parameters you want to pass, based on that it will call the constructor। ठीक है। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम डिस्ट्रक्टर की तरफ चलते हैं। एक और क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, डिस्ट्रक्टर। अभी डिस्ट्रक्टर क्या होता है, देखो कंस्ट्रक्टर जैसा होता है, डिस्ट्रक्टर मैंने क्यों बोला उसका ऑपोजिट होता है। डिस्ट्रक्टर को आप कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, डिस्ट्रक्टर सिंपल जो क्लास का नेम है उसी को कॉपी करो
पहले हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्टर बनाते हैं कैसे, फिर मैं उसको उसका यूज बताऊंगा आपको। तो डिस्ट्रक्टर सिंपल जो क्लास का नेम है ना वैसे ही लिख दो डिस्ट्रक्टर, और उसके आगे एक टिल्ड का सिंबल दे दो। टिल्ड मतलब कैसा रहता है, ये होता है टिल्ड सिंबल। ठीक है, ये तुम्हारा डिस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, डिस्ट्रक्टर को ऐसे हम यूज करते हैं, करेक्ट। बट एक चीज ये है, डिस्ट्रक्टर को कभी हम मैनुअली मतलब लिखते नहीं। डिस्ट्रक्टर का कंट्रोल हमारे ऊपर कभी रहता नहीं। कोई भी डेवलपर मैनुअली कभी डिस्ट्रक्टर नहीं लिखता। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है और क्यों कॉल होता है, ये सबका कंट्रोल किसके पास है, सी साहब जो कंपाइलर है वही डिसाइड करता है। और डिस्ट्रक्टर क्यों यूज होता है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो, मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसका यूज आप नहीं कर रहे हो, तो वो अनयूज्ड मेमोरी स्पेस खाता है, राइट। मतलब वो एक अनयूज्ड रिसोर्स है, और अननेसेसरी वो मेमोरी स्पेस खाता है आपका। तो उसको क्या करता है आपका कंपाइलर, उसको सिंपली रिलीज कर देता है टू फ्री ऑफ द मेमोरी स्पेसेस, बिकॉज वो अनयूज्ड है अभी, करेक्ट। तो उसके लिए हम डिस्ट्रक्टर यूज होता है, मतलब ड्यूरिंग गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन एक एडवांस टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे। तो गार्बेज कलेक्शन के टाइम डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जो भी अनयूज्ड मेमोरी स्पेसेस है वो भी रिलीज हो जाते हैं बाय रिलीजिंग द अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट। तो उसके लिए हम डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं, हम यूज नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है कंपाइलर के साथ। मतलब कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको कॉल करता है whenever इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर का कुछ हम यूज नहीं करते, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट है, अगर इन केस आपको जानना होता है, इसलिए मैंने आपको ये डिस्ट्रक्टर बना के दिखाया। इसको हम कहीं पे बनाते नहीं, इसका कुछ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता, हम बनाते हैं, कॉल करते हैं। इसको यूज करने का एक डिफरेंट वे है। एक आई डिस्पोजेबल करके एक इंटरफेस होता है, उसका एक मेथड होता है डिस्पोज मेथड। उसके थ्रू हम एक्सप्लिसिटली, अगर आपको डिस्ट्रक्टर यूज करना होता है तब हम उस टाइम यूज करते हैं, वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी के लिए जस्ट आप इतना समझो, कंस्ट्रक्टर जैसा है डिस्ट्रक्टर वैसा ही है। जस्ट इसके आगे आप टिल्ड सिंबल लगा दो तो वो डिस्ट्रक्टर बन जाएगा, उसमें कोई पैरामीटर्स नहीं होते, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। इसको हम कभी यूज नहीं करते, कोई हम खुद से कभी नहीं लिखते, ये ऑटोमेटिकली whenever it is required it will be used by compiler only। ओके, तो आज के लिए आई थिंक इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे, इंटरफेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी क्लास पढ़ लिया, वैसे हम इंटरफेस एक दूसरा कॉन्सेप्ट है वो, नेक्स्ट क्लास में हम इंटरफेस पढ़ेंगे। थैंक